हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा था कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे जो डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट व्यूज़ को लेकर चलते थे, जिसमें हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा था। और आपको मैंने बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया था अपने लास्ट वाली वीडियो में कि ये तीनों ग्रुप्स कौन कौन से थे। अगर आपने नहीं अभी तक इसको रीड किया या सुना है तो आप पहले प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, तो आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे, वो उनके अपने अपने आइडियाज़ थे। तो आइडियोलॉजिकल सोसाइटी बन गई थी और उनका आइडियोलॉजिकल बेस बन चुका था। तो हम देखेंगे सोसाइटी में इतने सारे आइडियाज़ थे, उसके कारण सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर कि हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए थे वो डिस्कस करते हैं। सोसाइटी वॉज चेंजिंग मीन्स, आप देखिए इस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुकी थी हो या हो रही थी सोसाइटी में, और इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने से सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी तो सोसाइटी में ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सोसाइटी वॉज चेंजिंग, अब सोसाइटी चेंज हो रही थी। सोसाइटी अब भी चेंज होती है। सोसाइटी आज से 500 साल पहले भी चेंज हो रही थी, 100 साल पहले भी चेंज हुई है और आने वाले टाइम में भी चेंज होगी। तो सोसाइटी में डेवलपमेंट और धीरे धीरे चेंजेस होते ही रहते हैं। तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं अपनी 19वीं सेंचुरी की, कि 19वीं सेंचुरी में क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए थे। अब 19वीं सेंचुरी में सोसाइटी में चेंजेस आए थे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। सोशो मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। ऐसे बदलाव आए थे सोसाइटियल और इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड भी और सोसाइटी में सामाजिक भी चेंजेस आए। अब देखते हैं क्या चेंजेस आए, क्योंकि आप देखिए अब यूरोप है, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियल चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल चेंजेस होने से क्या हो रहा था, नई नई सिटी डेवलप हो रही थी। सिटीज़ डेवलप होंगी तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे थे, वो मार्केट में बिक रहे थे, जिससे पैसा आ रहा था और सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आ रहा था। देखो अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है, तो रेलवेज़ की भी एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई। तो सोसाइटी, न्यू सिटीज़ डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रीजन्स आए और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज़ का भी एक्सपेंशन हुआ। अब सोसाइटी ग्रो हो रही थी, सोसाइटी ग्रो हो रही थी तो उसके कारण हम बोलते हैं सोसाइटी ग्रो होने से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से सोसाइटी ग्रो हुई। तो हम एट द एंड ये बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आए हैं। अब क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सिर्फ पॉजिटिव ही पॉइंट्स थे? नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। मीन्स हाउएवर दिस ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स विद इट। मीन्स चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपको पता है कि नंबर ऑफ पीपल अगर ज़्यादा हो, काम कम हो, और काम कम है मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो इट मीन्स क्या है, लोग जो हैं वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लोग वर्किंग आवर्स थे, मतलब लोगों को 15-15, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। पुअर वेजेस उनको मिलती थी, मतलब जितना वो काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिल पाती थी। और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड थे जिनके पास काम करने को नहीं होता था, मतलब क्योंकि फैक्ट्रीज तब काम देती थी जब वहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती थी, मतलब पीक सीज़न में। और जब फैक्ट्रीज में काम नहीं होता था तो उनको निकाल दिया जाता था। तो जो वर्कर्स थे उनको ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी देने पड़ते थे, वेजेस भी उन्हें कम मिलती थी, और कुछ सीज़न, कुछ मंथ उनको क्या रहना पड़ता था, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से उनको हाउसिंग की, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। तो जहाँ हमारे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट आए हैं, उसके साथ साथ ये सारे नेगेटिव पॉइंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आए। कौन कौन से? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। तो इसी कारण क्या हुआ, अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेडिकल्स और लिबरल्स जो थे वही चेंज क्यों चाह रहे थे, क्योंकि देखिए जो रूलिंग क्लास के लोग थे, द पीपल हु आर इन पावर, दे डोंट वांट एनी चेंजेस। उनको, उनके पास पहले से ही पावर थी। वो कौन से लोग थे? वो कंजर्वेटिव थे, जो सोसाइटी में कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। क्योंकि उनके पास पहले से ही पावर है, और जिसके पास पहले से ही पावर है, पावर जाए वो कभी नहीं जाएगा। तो देवर कंजर्वेटिव, वो कोई भी सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। और लिबरल्स और रेडिकल्स एफर्ट्स कर रहे थे कि सोसाइटी में हमें चेंज चाहिए,
और सोसाइटी में चेंज की उनकी एक वजह भी थी, बिकॉज देवर, क्योंकि लिबरल्स जो थे वो हाई क्लास लोग थे, मतलब हाई स्ट्रेटा लोग थे, हायर सोसाइटी के लोग थे, तो वो प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते थे। और उनको ये लगता था कि अगर हमारी पॉपुलेशन एडुकेटेड होगी और हेल्दी होगी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करेगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अगर क्योंकि अगर लोग 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनके पास ना तो एजुकेटेड मतलब एजुकेशन के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और वो हेल्दी भी नहीं रहेंगे क्योंकि माइंड पे स्ट्रेस रहेगा। तो उन्हें ये लगता था कि अगर ये वे काम करवा रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, तो इन्हें लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लोग हेल्दी रहें, एडुकेटेड रहे, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। ये भी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं पर इन अ गुड वे, कि हेल्दी और अच्छी पॉपुलेशन अच्छे तरीके से काम करेगी। अब लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज और भी चाहते थे, क्योंकि अब कौन सी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी? Liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। अब यहाँ पर मैंने 1815 की बात की है, उसका कनेक्शन हम देखते हैं क्या होता है। लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते थे कौन सी गवर्नमेंट से? एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट से चाहते थे, जो निरंकुश थी और जो लोगों की भलाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी, और उनको ये लगता था इस गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। क्योंकि 1815 के बाद, आप अगर हम इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्ट करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्टे के बाद, नेपोलियन बोनापार्टे जब तक काम कर रहा था तो मोनार्की रूल नहीं था, और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे हारा, उसकी डेथ होगी, उसके बाद फिर से मोनार्की रूल एस्टेब्लिश हो गया। आपने देखा होगा कि पहले कैसे चेंजेस आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पहले मोनार्की रूल था, फिर राजा को फांसी हो जाती है, फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, फिर जो डायरेक्टरी आती है, उस डायरेक्टरी के कारण चेंजेस आते हैं, सोसाइटी के लिए वर्क होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे। बट नेपोलियन बोनापार्टे के बाद जो लोग पहले नेपोलियन ने जिनको हराया था, अब वो लोग फिर दोबारा से राजा महाराजा बन गए, उनके पास दोबारा से पावर आ गई, अब उन्होंने फिर दोबारा से मोनार्की रूल एस्टैब्लिश कर दिया। तो अब आप देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी यहाँ से कैसे रिलेट होती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी आपको गो थ्रू होना पड़ेगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेपोलियन के बाद, नेपोलियन से वो चैप्टर खत्म हुआ था 1815 के बाद, जब नेपोलियन हारा था तो दोबारा से वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हो गई मोनार्की की। अब वो लोग चाहते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि चेंजेस आए, क्योंकि अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई थी? कंजर्वेटिव के हाथ में सारी पावर्स आ गई थी। पहले कंजर्वेटिव के हाथ में पावर नहीं थी, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और 1804 से लेकर 1815 तक किसके पास पावर थी? नेपोलियन बोनापार्टे के पास। अब नेपोलियन बोनापार्टे के से पावर किसके पास चली गई है? कंजर्वेटिव के पास चली गई है। तो अब वो लिबरल्स और रेडिकल्स को वैसे वर्क नहीं करने दे रहे थे जैसे वो पहले वर्क करते थे। तो उन्होंने क्या किया? अब वो चाहते थे चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, अब चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस के कारण रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे, कौन कौन से कंट्रीज से थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। वो रेवोल्यूशन ही का, देखो आपने लिबरल्स पढ़े, रेडिकल्स पढ़े, कंजर्वेटिव पढ़े, डेमोक्रेट्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज थे कौन? हम लिबरल्स और रेडिकल्स को भी रेवोल्यूशनरीज बोल सकते हैं, क्योंकि वही एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो मोनार्की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है वो यहाँ से जाए। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, जो बहुत मेहनत करे थे ताकि वहाँ से मोनार्की रूल जो है वो ख़त्म हो जाए और दोबारा से वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाए। तो उसके लिए वो क्या एफर्ट्स करते हैं? नेशनल टॉक टू क्रिएट नेशंस। अब वो नेशनहुड की एक भावना अपने अंदर लाना चाहते थे, कि एक नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आए और लोग जो है देश के लिए वर्क करें, देश बनाने के लिए वर्क करें। इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, और लोगों में इक्वालिटी आए, किसी को छोटा बड़ा या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब में इक्वालिटी है ताकि सब मिलकर काम कर सके। अब एक इटालियन नेशनलिस्ट था गिसेप्पी मैज़िनी, देखो उसकी मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, दिस वन। आप 10th क्लास में इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे इटली के यूनिफिकेशन में क्या रोल प्ले किया था। तो ये जो लीडर है इटालियन नेशनलिस्ट गिसेप्पी मैज़िनी, इन्होंने इतनी बुक्स लिखी, इतने अपने आइडियाज़ को सब लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग कनेक्टेड फील करें, लोग इंस्पायर हों इससे, और ताकि इटली में लोगों का राज हो सके और एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जो लोगों के फेवर के लिए वर्क करे।
तो इटली में ये चीज़ यूनिफिकेशन, इटली को यूनिफाई करने के लिए जो गुसेपी मेज़ेनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बुक्स भी एस्टैब्लिश की, अपने अपने व्यूज़ सब लोगों तक पहुंचाए, तो इनका काफ़ी मेजर रोल था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। इस लेक्चर में हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे चेंज आते हैं। पहले क्या था, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उन्होंने और कंजर्वेटिव्स थे। अब सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आए जिसमें लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब उसके बाद लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे चेंजेस आए और उनकी बात मानी जाए ताकि वो भी अपने तरीके से वर्क कर सकें। वो चाहते थे जो आरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है यूरोप में, उसका एंड हो जाए और दोबारा से जो पावर है कंजर्वेटिव के हाथ से उनके हाथ में आ जाए। और अपने हाथ में लाने के लिए उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किए और रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस वो अपनी कंट्री में लाना चाहते थे। तो आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी फ्रेम होने के कारण क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आए और लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या एक मेन रोल था अपनी कंट्री को दोबारा से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। अब इससे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि जैसे कि इस सब में सोशलिज्म की भावना कहाँ से जनरेट हुई यूरोप में। तो अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। थैंक यू।